ये कहानी है जादुई ढोकला। रमेश अपने परिवार के साथ गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और अपने दिन दिन के जीवन के लिए संघर्ष करता था। रमेश के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां वे स्थानीय लोगों को सामान बेचते थे, लेकिन उनकी आय बहुत कम थी। विष्णु भाई की दुकान से जो लोग सामान खरीदते थे, उनमें से आधे लोग तो उनमें उधार पर सामान खरीद कर ले जाते थे। विष्णु भाई हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब वे उनसे पैसे मांगते थे तो वो लोग उनसे लड़ाई करने लगते थे। एक दिन एक ग्राहक ने आकर कहा, विष्णु भाई, मुझे 10 किलो चावल देना, मैं कल पैसे दे दूंगा। अरे भाई, कल पैसे देने का वादा तो आप हर बार करते हैं, लेकिन पैसे कभी नहीं देते। अरे विष्णु भाई, आपका मुझ पर भरोसा नहीं? मैं आपका पड़ोसी हूँ। भरोसा तो है, लेकिन हमें भी तो पैसों की जरूरत है। आप इस तरह से हर बार उधार पर सामान लेकर जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? पिताजी, आपको ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। इससे हमारी स्थिति और भी खराब होती जा रही है। बेटा, मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूँ? वो लोग हमारे ही गांव के हैं और आज नहीं तो कल हमारे पैसे वो दे ही देंगे। तभी रमेश का छोटा भाई गोलू वहाँ पर आता है। पिताजी, माँ ने घर पर बेसन मंगवाया है, आप मुझे आधा किलो बेसन दे दीजिए। लगता है कि आज माँ घर पर ढोकला बनाने वाली है, तभी तुम्हें दुकान पर बेसन लाने के लिए भेजा है। अगर माँ ने ढोकला बनाया तो खाना खाने में तो मजा आ जाएगा। खाने के बाद खट्टा मीठा ढोकला खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ के हाथों का बना ढोकला तो सबसे स्वादिष्ट होता है। एक बार जो कोई तुम्हारी माँ के हाथों का ढोकला खा ले तो फिर कभी उसके स्वाद को भूल नहीं सकता। रमेश ने अपने छोटे भाई गोलू को आधा किलो बेसन दिया। गोलू बेसन लेकर घर की ओर चल दिया। वो जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बेसन दे दिया। माँ, मैं बेसन ले आया। धन्यवाद बेटा, अच्छा हुआ तुम जल्दी बेसन लेकर आ गए। अब मैं ढोकला बनाने की तैयारी करती हूँ। माँ, मुझे भी ढोकला बनाना सीखना है तुमसे। आज मैं तुम्हें ढोकला बनाते हुए देखूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ रसोई में चलो। आज मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनाना सिखाऊंगी। शारदा गोलू के साथ रसोई में गई और गोलू बहुत ही ध्यान से शारदा को ढोकला बनाते हुए देखने लगा। उसने बेसन, धनिया, मिर्च और अन्य मसालों को मिलाकर ढोकले के मिश्रण को तैयार किया। फिर उसने ढोकले के लिए मोल्ड में मिश्रण भरा और ढोकले को भाप में पकाने के लिए रख दिया। देखना, आज ढोकला बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आज तुमने भी मेरे साथ मिलकर ये ढोकला बनाया है ना, तो देखना इसका स्वाद और अच्छा हो गया है। ये ढोकला सबको बहुत पसंद आएगा। गोलू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद घर में ढोकले की सुगंध फैल गई। रमेश, विष्णु भाई और गोलू सभी भूख से तड़प रहे थे। वो ढोकले को खाने के लिए उत्सुक थे। आओ सब लोग, ढोकला तैयार हो गया है, जल्दी आओ और खाओ। अरे वाह वाह माँ, आज तो ढोकले से क्या खुशबू आ रही है। सबने ढोकला खाया और वो ढोकला इतना स्वादिष्ट और नर्म था कि सबके मुंह में जाते ही घुल गया। सबको उसका स्वाद बहुत पसंद आया और सबने उस ढोकले की बहुत तारीफ की। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम नरम और मुलायम। हाँ शारदा, तुमने तो आज वाकई कमाल कर दिया। इस ढोकले का स्वाद सचमुच जादुई है। माँ, ये ढोकला तो दुनिया का सबसे अच्छा ढोकला है। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट ढोकला कभी भी नहीं खाया। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको ये ढोकला इतना पसंद आया। आज इस ढोकले को बनाने में गोलू ने मेरी बहुत मदद की है, तो इसमें थोड़ा अधिक प्यार और दुलार भी मिला है। सबने ढोकला खाया और उसका स्वाद लिया। वो सभी ढोकला खाकर बहुत खुश हुए। शारदा ने बचा हुआ ढोकला अपनी पड़ोस की सहेली निर्मला को भी दे दिया। निर्मला, ये ले, मैंने आज बहुत सारा ढोकला बनाया था। तेरे लिए भी लेकर आई हूँ, घर में सबको खिलाना। धन्यवाद शारदा, तुम्हारे हाथों का ढोकला तो हमेशा से ही स्वादिष्ट होता है। मैं तो घर में सबको खिलाऊंगी।
कुछ समय बाद विष्णु भाई की दुकान पर लोगों का उधार बढ़ता ही जा रहा था। विष्णु भाई ने कई ग्राहकों को उधार दिया था, लेकिन अब जब वो उनसे पैसे मांगते थे तो वो उन्हें पैसे नहीं देते थे। अरे विष्णु भाई, जरा 2 किलो चावल तोल देना। हाँ? अरे भाई, तुमने तो मेरे पहले के भी 5,000 रुपए नहीं दिए, वो कब दोगे? पहले मुझे पैसे दो, उसके बाद ही मैं तुमको इस बार चावल दूंगा। अरे विष्णु भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। मैं कौन सा आपके पैसे लेकर कहीं भागे जा रहा हूँ, बाद में ले लेना। बाद में दूंगा, ये तो हर कोई कहता है। मुझे अपने होलसेलर को भी तो पैसे देने होते हैं। भाई मैं कुछ नहीं जानता, तुम कृपया करके मुझे मेरे पैसे दे दो। तभी होलसेलर विष्णु भाई की दुकान पर आता है। विष्णु भाई, मैं पिछले महीने के पैसे लेने आया हूँ, मुझको जल्दी से पैसे दे दीजिए। मुझे और भी दुकानों के पास जाना है पैसे लेने। अरे भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे ग्राहकों से पैसे अभी तक मिल नहीं रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझको 1 महीने का समय दे दो तो मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने तक चुका दूंगा? नहीं, और ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा। अरे भैया, लेकिन तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? जब तक मुझको मेरे ग्राहकों से पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुम्हारे पैसे कैसे दे पाऊंगा? मैं कुछ नहीं समझने वाला, और वैसे भी सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपने ग्राहकों को इतना सामान उधारी पर देना ही नहीं चाहिए था। अब जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देते मैं तुमको और सामान नहीं दूंगा। विष्णु भाई परेशान होकर घर आया। शारदा ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शारदा, आज होलसेलर ने मुझको सामान देने से मना कर दिया। क्या? सामान देने से मना कर दिया? लेकिन वो क्यों भला? ग्राहकों की उधारी के कारण होलसेलर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझको सामान देने से मना कर दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? बिना सामान की दुकान कैसे चलेगी? शारदा, ग्राहकों की उधारी के कारण मुझको दुकान से फायदा कम और घाटा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब दुकान बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दुकान बंद करना ही सही है तो फिर आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन एक बात सोचकर मुझे चिंता हो रही है। हाँ? क्या बात शारदा? अगर दुकान बंद हो गई तो घर चलाने के लिए हम क्या काम करेंगे? हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, ये भी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हम कुछ और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर मैं नौकरी ढूंढ सकता हूँ। लेकिन नौकरी ढूंढना आसान नहीं है और नए व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत होगी। हमारे पास तो पहले से ही पैसे नहीं हैं। विष्णु भाई और शारदा बहुत चिंतित थे। तभी रमेश और गोलू स्कूल से घर आए। पापा, मम्मी, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ पापा, मम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस दुकान से घाटा हो रहा है और हमें दुकान बंद करनी पड़ रही है। और हमें समझ नहीं आ रहा कि दुकान बंद करने के बाद हम आगे कौन सा काम करेंगे। हम ढोकला बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। माँ बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनाती है और आपकी दुकान में बहुत सारा सामान है जिससे बहुत सारा ढोकला बन सकता है। हम ढोकले की दुकान खोल सकते हैं। हाँ, ये विचार अच्छा है रमेश, लेकिन क्या हमें इससे अच्छी आय होगी? क्या बना बनाया ढोकला लोग लेंगे? हाँ पापा, लोग माँ के हाथ के बनाए ढोकले को जरूर खरीदेंगे। इससे हमारी आय भी अच्छी होगी। हम ढोकले की दुकान खोल सकते हैं और लोगों को स्वादिष्ट ढोकला बेच सकते हैं। ठीक है, ढोकला बनाने का काम कल से ही शुरू करेंगे। रमेश, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो, हम दुकान से सारा सामान लेकर आ जाते हैं। पापा, मैं दुकान में जाकर ढोकला बनाने का सामान लेकर आता हूँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रमेश और विष्णु भाई दुकान में जाते हैं और ढोकला बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शारदा ढोकला बनाने की तैयारी में लग जाती है। रमेश, गोलू, मैं ढोकला बना रही हूँ आज। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है तो तुम दोनों भी ढोकला बनाने में मेरी मदद करो। चलो जल्दी से आओ। हाँ माँ, अभी हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए आ ही रहे थे। लाओ, मैं बेसन छान देता हूँ। और मैं पानी और दही लेके आता हूँ।
मैं चूल्हे पर पानी उबलने के लिए रख देता हूँ। अच्छा रमेश, तुम बेसन और बाकी सामान निकालो। गोलू, तुम ढोकला के मिश्रण को मिलाओ। तब तक मैं ढोकले के साथ खाने के लिए चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। शारदा ढोकले के साथ खाने के लिए धनिये की हरी चटनी बनाती है और ढोकले के मिश्रण में सब मसाले मिलाकर उसे बर्तन में पकने के लिए भाप में रख देती है। माँ, ढोकला कैसे बन रहा है? अच्छा बन रहा है बेटा, बस थोड़ा और पकाना है। अब हम ढोकले की दुकान खोलने के लिए तैयार है। रमेश, तुम दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो, तब तक हम ढोकला लेकर दुकान पर पहुंचते हैं। ठीक है माँ। रमेश अपनी दुकान पर जाकर वहाँ शारदा का जादुई ढोकले का बोर्ड लगा देता है। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शारदा का जादुई ढोकला, स्वादिष्ट और ताज़ा, केवल 50 रुपए में। ये बोर्ड तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तीनों मिलकर दुकान पर ढोकला लेकर आते हैं। रमेश ने गोलू और शारदा के साथ मिलकर दुकान के अंदर ढोकला की पैकिंग करना शुरू कर दी थी और विष्णु भाई दुकान के बाहर की सफाई में लगे थे। थोड़ी देर बाद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ग्राहक ढोकला का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। ये ढोकला कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भैया, हमारा ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट है, केवल 50 रुपए में। मैं 5 पैकेट लूंगा। ठीक है सर, आपको 250 रुपए देने होंगे। मैं 10 पैकेट लूंगी। ठीक है दीदी, आपको 500 रुपए देने होंगे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और ढोकला की बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। देखो, हमारा ढोकला सबको कितना पसंद आ रहा है। हाँ, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। दिन पर दिन शारदा की जादुई ढोकले की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और ढोकले की बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन समोसे वाले की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है। समोसे वाला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी बिक्री क्यों बंद हो गई? अरे भाई, पहले तो तुम लोग हर रोज मेरी दुकान पर समोसे खाने आते थे, लेकिन अब तो तुम उस ढोकले की दुकान पर ढोकला खाते रहते हो। मेरे हाथ के समोसों को तो तुमने खाने ही छोड़ दिए। क्या बताए भाई, तुम्हारी समोसे से अच्छा अब हमें शारदा बहन के हाथ का ढोकला लगता है, इसलिए हम वही जा रहे हैं। समोसे वाले को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसके मन में शारदा की ढोकले की दुकान के लिए ईर्ष्या होने लगती है। समोसे वाला शारदा के ढोकले की सफलता से परेशान हो जाता है और सोचता है कि कैसे वो अपनी दुकान को फिर से चला सके। मुझे कुछ नया सोचना होगा ताकि मेरी दुकान फिर से चल सके और इस शारदा की ढोकले की दुकान बंद हो जाए। समोसे वाला शारदा की दुकान बंद करने के लिए षड्यंत्र सोचने लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो शारदा के ढोकले की सफलता को रोक सकता है। वो एक बाबा के पास जाता है। वो शारदा और ढोकला मेरी दुकान को खराब कर रही हैं। मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं उसे बंद कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, इससे शारदा की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 5000 रुपए देने होंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन क्या ये ताबीज सचमुच काम करेगा? हाँ, ये ताबीज सचमुच काम करेगा। तुम्हें बस इसे शारदा की दुकान के पास रख देना है। समोसे वाला बाबा को 5000 रुपए देता है और ताबीज देकर चला जाता है। वो सोचता है कि अब शारदा की दुकान बंद हो जाएगी और उसकी दुकान फिर से चल जाएगी। समोसे वाला उस ताबीज को शारदा की दुकान के पास रख देता है। अगले ही दिन से शारदा का बना स्वादिष्ट ढोकला बेस्वाद हो जाता है। अब किसी को भी शारदा का बनाया हुआ वो ढोकला पसंद नहीं आता। यह कैसा ढोकला है? पहले तो यह स्वादिष्ट होता था, लेकिन अब इसका स्वाद इतना खराब कैसे हो गया? हाँ, आज मुझे भी तुम्हारा ढोकला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका स्वाद तो बहुत ही बुरा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो ढोकला उसी तरह से बनाया था जैसे हर रोज बनाती हूँ। ढोकले का स्वाद कैसे खराब हो गया? शारदा हर रोज खूब मन से ढोकला बनाती है, लेकिन उस ताबीज की वजह से हर रोज उस ढोकले का स्वाद खराब हो जाता है, जिस वजह से सब लोग शारदा की दुकान से ढोकला खाना बंद कर देते हैं। जब ग्राहकों को शारदा की दुकान पर स्वादिष्ट ढोकला खाने को नहीं मिलता, तो वो समोसे वाले की दुकान पर समोसे खाने जाने लगते हैं।
समोसे वाले की दुकान अच्छी चलने लगती है। क्या हुआ भाई, आखिर मेरी ही दुकान पर तुमको वापस आना पड़ा ना? शारदा की दुकान पर क्या हुआ? क्यों, तुम लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया क्या? उनका ढोकला पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं है, उसका स्वाद बहुत ही बेकार हो गया है। वो लोग पहले जैसा ढोकला बनाते थे ना, अब उनका ढोकला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शारदा और उसके परिवार को समझ नहीं आता कि उनके बनाए हुए अच्छे ढोकले का स्वाद हर रोज खराब कैसे होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो ढोकले बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बनाया, अच्छे बेसन और अच्छा मसाला का इस्तेमाल किया, लेकिन हर रोज की तरह आज भी ढोकले का स्वाद खराब हो गया। पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ढोकले पर कोई जादू करवा दिया है। तभी शारदा की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत भूखी थी। वो शारदा से कुछ खाने को मांगती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? माँ जी, मेरी दुकान पर तो सिर्फ ढोकला है, लेकिन इसका स्वाद बहुत खराब हो गया है, मैं ये आपको खाने को नहीं दे सकती। लेकिन बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहाँ आपको भोजन खिलाती हूँ। धन्यवाद बेटी। शारदा बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। बूढ़ी औरत को शारदा का खाना बहुत पसंद आता है। बेटी, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारी दुकान पर क्या समस्या है? हमें नहीं पता माँ जी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ढोकले का स्वाद खराब हो गया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, मुझे ध्यान में जाकर देखने दो कि आखिर समस्या क्या हुई है। बूढ़ी औरत ध्यान में जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि समोसे वाले ने शारदा की दुकान के पास जो तावीज रखा था, उसी की वजह से उसके ढोकले का स्वाद खराब हो गया है। शारदा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे ढोकले का स्वाद क्यों खराब हो रहा है। क्या सच में आपको पता चल गया? बताइए माँ जी, हमारे ढोकले का स्वाद आखिर क्यों खराब हो गया है? समोसे वाले ने तुम्हारी दुकान के पास एक तावीज रखा है जो तुम्हारे ढोकले के स्वाद को खराब कर रहा है। हाँ? क्या? तो इसका मतलब ये सब उस समोसे वाले का किया धरा है। लेकिन अब सब कुछ ठीक कैसे होगा? उस ताबीज का असर खत्म कैसे होगा और हमारे ढोकले का स्वाद फिर से अच्छा कैसे हो पाएगा? अगर हम उस ताबीज को ढूंढकर फेंक दें तो क्या उसका असर खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, उस ताबीज को फेंकने से कुछ असर खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकती हूँ जिससे तुम्हारे ढोकले का स्वाद फिर से पहले जैसा हो जाएगा और कोई भी बाहर का जादू फिर कभी तुम्हारे ढोकले का स्वाद खराब नहीं कर पाएगा। क्या बूढ़ी काकी? मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी, तुम ढोकला बनाते हुए उस मसाले को ढोकले के मिश्रण में मिला देना, तो तुम्हारे ढोकले का स्वाद इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग बार बार उसे खाने के लिए तुम्हारी दुकान पर आएंगे और उस तावीज का जादू तुम्हारे ढोकले पर काम नहीं कर पाएगा। बूढ़ी काकी शारदा को एक छोटी सी पुड़िया थमाती है। शारदा, ये जादुई मसाला है, इसे अपने ढोकले में मिलाओगी तो तुम्हारे ढोकले का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। धन्यवाद माँ जी, आपकी मदद से मेरी दुकान फिर से चल जाएगी। ये तो बस एक छोटी सी मदद है बेटी, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारी दुकान को चलाएगी। बूढ़ी काकी शारदा को आशीर्वाद देती है, तुम्हारी दुकान हमेशा चले और तुम्हारे ढोकले का स्वाद हमेशा अच्छा हो। धन्यवाद माँ जी। बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शारदा ढोकला बनाते हुए उस जादुई मसाले को ढोकले के मिश्रण में मिला देती है। आज मैं इस जादुई मसाले का उपयोग करूंगी और देखूंगी क्या होता है। शारदा ढोकला बनाकर उन्हें दुकान पर रख देती है। ग्राहक आते हैं और ढोकले का स्वाद लेते हैं। वाह,
ये ढोकला तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने पहले कभी भी ऐसा स्वादिष्ट ढोकला नहीं खाया। शारदा की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। समोसे वाला शारदा की दुकान के बाहर खड़े होकर देखता है कि ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई है। वो सोचता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शारदा की दुकान को खराब करने के लिए ताबीज रखा था, लेकिन अब तो उसकी दुकान फिर से चल रही है। वो सोचता है कि शारदा ने क्या किया होगा जिससे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और उसकी तावीज का असर खत्म कैसे हो गया। समोसे वाला शारदा की दुकान पर नजर रखनी शुरू कर देता है। वो देखता है कि शारदा अपने ढोकले के मिश्रण में एक जादुई मसाला मिला रही है जो सोने की तरह चमक रहा है। ये कैसा मसाला है? लगता है इसी मसाले से शारदा के ढोकलों का स्वाद फिर से अच्छा हो गया है और उसकी ग्राहकी और 4 गुना बढ़ गई है। वो मौका देखकर उस जादुई मसाले को चुरा लेता है और उसे अपने समोसे के मिश्रण में मिला देता है। अब मैं शारदा को पीछे छोड़ दूंगा। मेरे समोसों का स्वाद उसके ढोकलों से भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन समोसे वाला ये नहीं जानता था कि बूढ़ी औरत ने शारदा को उस जादुई मसाले के साथ एक चेतावनी भी दी थी। बूढ़ी औरत ने कहा था, ये जादुई मसाला केवल तुम्हारे लिए है। अगर कोई और इसका उपयोग करता है तो वो उसके लिए ये मसाला उल्टा काम करेगा। समोसे वाले को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो इस मसाले को अपने समोसे के मसाले में मिला देता है और अपने समोसे को बेचना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही उसके समोसे का स्वाद बिगड़ जाता है और ग्राहकों को उल्टी होने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो उसी जादुई मसाले का उपयोग किया जो शारदा ने किया था। इस तरह शारदा की ईमानदारी और मेहनत उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाती है, जबकि समोसे वाला अपनी बेईमानी के कारण बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है चतुर सुनार। एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही चतुर और सुजान था। वो अपने काम में बहुत ही माहिर था और उसके बनाए हुए गहने बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते थे। गांव के लोग रामू को बहुत मानते थे और उसकी चतुराई की प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव के राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रामू, मैंने तुम्हारी चतुराई और अच्छे काम के बारे में सुना है। मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कृपया बताएं कि क्या काम है। मेरे पास एक सोने की मूर्ति है जो बहुत ही कीमती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और भी सुंदर बना दो। महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैं इसे और भी सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा। रामू ने अपना काम शुरू किया और मूर्ति को भी और सुंदर बना दिया। राजा बहुत खुश हुआ और रामू को बहुत सारा धन और सम्मान दिया। राजा ने जब रामू की तारीफ की और उसे ढेर सारा सोना दिया तो मंत्री को उससे बहुत चिढ़ हुई। मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर में रामू अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो मेरी बराबरी करने लगा है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। रामू, तुम्हारी चतुराई और कौशल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हें ये सोना और सम्मान देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराज, क्या आप सच में इस रामू को इतना सम्मान देना चाहते हैं? क्या वो वास्तव में इतना योग्य है? मंत्री, तुम्हारी बातें मुझे अजीब लग रही है। रामू ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए ये सचमुच योग्य है। मुझे रामू को नीचा दिखाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मंत्री ने सोचा कि मैंने राजा के लिए इतना सब किया, राज्य के लिए इतने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन राजा ने ना तो कभी मेरी इतनी तारीफ की और ना ही कभी इनाम में मुझे इतना धन दिया। मंत्री के मन में रामू के प्रति ईर्ष्या और असंतुष्टता बढ़ने लगी। ये रामू तो एक छोटे से गांव का सुनार है और मैं राज्य का मंत्री। मुझे तो राजा की नजर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि इस रामू को। मंत्री ने रामू के खिलाफ साजिश रचने का फैसला किया। वो रामू को नीचा दिखाने और राजा की नजर में अपनी महत्वता बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
मंत्री ने योजना बनाई कि अगर वो उस सोने की मूर्ति को नकली सोने की मूर्ति में बदल दे और राजा के सामने ये प्रमाणित कर दे कि रामू ने धोखाधड़ी की है, तो राजा रामू सुनार को सजा देंगे और उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हाँ, ये योजना सही है। मैं रामू को बदनाम कर दूंगा और राजा की नजर में अपनी महत्ता बढ़ा दूंगा। मंत्री ने नकली सोने की मूर्ति बनवाई और राजा के महल में उसे रख दिया। फिर उसने राजा को कहा, महाराज, मैंने एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला पकड़ा है। रामू सुनार ने आपको नकली सोने की मूर्ति दी है। राजा ने मंत्री को सख्त लहजे में पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ति नकली है? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि रामू सुनार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। महाराज, मैंने अपने अधिकारियों से जांच करवाई है और उन्होंने बताया है कि ये मूर्ति नकली है। मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो प्रमाण, और मैं रामू सुनार से भी बात करना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो धोखाधड़ी करेगा। महाराज, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप इस मूर्ति की जांच करवा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि रामू सुनार ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मैं इसकी जांच जरूर करवाऊंगा। राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया और मूर्ति की जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में जांच की रिपोर्ट आ गई और इसमें पता चला कि मूर्ति सचमुच नकली थी। राजा को रामू सुनार पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत रामू सुनार को दरबार में बुलाया और उसे अपने अपराध के लिए दंडित करने का आदेश दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें सोने की मूर्ति बनाने के लिए इतना धन दिया, इतना सम्मान दिया, उसके बाद भी तुमने मुझको धोखा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको सोने की मूर्ति ही बना कर दी थी। जरूर मुझे फंसाने के लिए किसी ने इसे बदल दिया है। मैं बेकसूर हूँ महाराज। बस करो रामू सुनार, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी तुम महाराज के सामने आकर झूठ बोल रहे हो। महाराज, जब ये रामू सुनार राज्य के राजा के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है तो राज्य की आम प्रजा के साथ कितना धोखा करता होगा। आपको इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रामू सुनार को तुरंत कारागार में बंदी बना लो। उसे कड़ी निगरानी में रखा जाए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जी महाराज, आपका आदेश पालन किया जाएगा। रामू सुनार को सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागार में ले जाने के लिए चल दिए। मंत्री, तुम्हें रामू सुनार के बनाए हुए सभी गहनों की जांच करने का आदेश दिया जाता है। देखो कि कहीं और भी उसने ऐसी धोखाधड़ी तो नहीं की। जी महाराज, मैं तुरंत इसकी जांच शुरू कर दूंगा। ओह, मैंने रामू सुनार को धोखे से फंसाया है और अब राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अगर राजा के पास रामू सुनार द्वारा बनाए गए गांव वालों के गहने जांच के लिए आए तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बस रामू सुनार के मामले की जांच में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इस बात के लिए इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम बस अपना काम करो। तुम लोग मेरे साथ गांव में चलो। हमें रामू सुनार द्वारा बनाए गए गहने लेने हैं। राजा का आदेश है कि सभी गहने उनके पास जमा कर दिए जाएं। मंत्री और सैनिक गांव में पहुंचे। मंत्री ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। गांव वालों, राजा का आदेश है कि रामू सुनार द्वारा बनाए गए सभी गहने उनके पास जमा कर दिए जाएं। तुम लोग अपने गहने हमें सौंप दो। लेकिन महाराज, ये गहने हमारे परिवार की अमानत है। हमें इनकी जरूरत है। राजा का आदेश है, इसलिए इन्हें तुम्हें सौंपना होगा। अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गांव वाले डर गए और अपने गहने मंत्री को सौंप दिए। मंत्री गहने लेकर सैनिकों के साथ वापस महल की ओर चल दिया। रुको, हमें थोड़ा रुकना होगा। क्या हुआ मंत्री जी? क्या कोई समस्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं खुद इन गहनों की पोटली लूंगा। तुम लोग गांव में जाकर एक बार दोबारा जांच करो कि कोई गांव वाला छूट तो नहीं गया है जिसने हमें गहने ना दिए हो।
ठीक है मंत्री जी, जैसा आपका आदेश, हम जाकर देख आते हैं। मंत्री ने गहनों की पोटली खुद ले ली और सैनिकों को गांव में भेज दिया। मंत्री गहनों की पोटली लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसने पोटली खोली और गहनों को देखा। वो मुस्कुराया और सोचा कि अब वो इन गहनों को नकली गहनों में बदल देगा और राजा के सामने रामू सुनार को झूठा साबित कर देगा। हाँ, रामू सुनार को अब कोई नहीं बचा सकता। मैं राजा के सामने उसका झूठ साबित कर दूंगा और अपना उल्लू सीधा कर लूंगा। मंत्री ने गांव के एक दूसरे सुनार हरी सुनार के पास जाने का फैसला किया। वो हरी सुनार के पास पहुंचा और उसे नकली गहने बनाने का आदेश दिया। हरी सुनार, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नकली गहने बनाने हैं जो दिखने में बिल्कुल इन गहनों के जैसे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। जी मंत्री जी, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा, लेकिन मुझको ये पता है कि ये गहने रामू सुनार ने बनाए थे। क्या आपको उससे कोई समस्या है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नकली गहने बनाकर आपको दूं? तुम्हें मैं जो कहता हूँ तुम बस वो करो। तुम्हें बस अपना काम करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। बस मुझे हूबहू ऐसे ही नकली गहने बना कर दो। हरी सुनार ने मंत्री की बात मान ली और नकली गहने बनाना शुरू कर दिया। मंत्री ने हरी सुनार को अच्छी रकम देने का वादा किया। हरी सुनार, जल्दी से गहने बनाओ। मुझे आज ही ये गहने राजा के पास राजमहल लेकर जाना है, वरना महाराज को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी, ये बहुत सारे गहने हैं, मैं अकेले इनको नहीं बना पाऊंगा। मुझे एक दिन में ये सारे गहने बनाने के लिए कुछ साथियों की जरूरत होगी। ये सारे गहने बनाने का काम तभी पूरा हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी साथी चाहिए ले लो, लेकिन उन लोगों को ही इस काम के लिए बुलाना जो तुम्हारे विश्वास योग्य हों। कुछ भी करो, बस मुझे जल्दी से गहने बना कर दे दो। जी मंत्री जी। हरी सुनार ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उन्हें नकली गहने बनाने का काम सौंपा। वो सभी मिलकर गहने बनाने लगे। कुछ समय बाद नकली गहने बनकर तैयार हो गए। हरी सुनार ने मंत्री को बुलाया और उन्हें गहने दिखाए। बहुत अच्छा काम किया है हरी सुनार। ये नकली गहने तो दिखने में हूबहू बिल्कुल इन नस्ली गहनों के जैसे ही लग रहे हैं। मैं तुम्हें इस काम की अच्छी रकम दूंगा। अब मैं ये गहने राजा के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारा इनाम देने के लिए जल्द ही तुम्हारे पास लौटूंगा। जी मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि आप रामू सुनार के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम बस अपने आप से मतलब रखो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मंत्री असली गहनों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने उन्हें एक खुफिया जगह पर छिपा दिया, जहाँ कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। अब इन गहनों का उपयोग अपने फायदे के लिए मैं कर सकता हूँ। रामू सुनार को अब कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद मंत्री नकली गहनों को लेकर राजा के पास पहुंच गया। वो राजा के सामने खड़ा हो गया और नकली गहनों को दिखाने लगा। महाराज, ये गहने रामू सुनार ने गांव वालों के लिए बनाए थे, लेकिन ये गहने भी उस मूर्ति की तरह ही नकली है। क्या ये नकली है? लेकिन तुमको ये कैसे पता चला? महाराज, मैंने इन गहनों की जांच करवाई है। ये नकली है। रामू सुनार ने हमारे साथ साथ सभी गांव वालों को भी धोखा दिया है। रामू सुनार कारागार में बंदी बनकर बैठा था। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तरस रहा था, लेकिन मंत्री की चालाकी के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैंने तो सब गहने असली सोने के बनाए थे, फिर वो नकली कैसे हो गए? आखिर कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? रामू सुनार को अपनी इन बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कारागार में रामू सुनार को एक अन्य कैदी मिला। वो एक बूढ़ा आदमी था जो कई सालों से कारागार में बंद था। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नकली सोने की मूर्ति बनाने के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मैंने राजा के लिए सोने की मूर्ति बनाई थी और गांव वालों के लिए सोने के गहने बनाए थे, लेकिन मंत्री ने उन्हें नकली बता दिया। और तो और वो भी साबित हो गया कि सचमुच वो मूर्ति और गहने नकली है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? तुम मानो या ना मानो, लेकिन बेटा,
वो मंत्री बहुत ज्यादा चालाक है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी फंसा सकता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ और आखिर मंत्री को मुझे फंसाकर क्या मिलेगा? मंत्री को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसके होते हुए राजा किसी और की प्रशंसा करे या फिर उसको इनाम दे। जरूर उसको ही तुमसे ईर्ष्या हुई है, जिसके कारण तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया है। रामू सुनार ने बूढ़े कैदी की बात सुनी और उसने मंत्री की चालाकी को उजागर करने का फैसला किया। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अच्छी तरकीब सोचने लगा। रामू सुनार ने राजा को बताने की बहुत कोशिश की कि मंत्री ने उसे फंसाया है, लेकिन मंत्री ने उसकी बात राजा तक पहुंचने नहीं दी। इसी बीच कुछ दिन बाद हरी सुनार मंत्री से मिलने राजमहल के बाहर आया। हरी सुनार राजमहल के बाहर इसलिए आया था कि वो मंत्री से मिलकर उससे नकली गहने बनाने के पैसे ले सके। मंत्री ने हरी सुनार और उसके साथियों को नकली गहने बनाने के लिए उन्हें अच्छी रकम देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। लेकिन जब मंत्री ने हरी सुनार को राजमहल के बाहर देखा तो वो उसे देखकर घबरा गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या हरी सुनार? आखिर तुम राजमहल के बाहर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? मंत्री जी, हमने आपके लिए नकली गहने बनाए, अब हमें हमारी रकम दे दीजिए। मैं बस आपके पास हमारे पैसे लेने के लिए ही आया हूँ। ठीक है हरी सुनार, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। तुम्हें बस कल तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए खुद तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मंत्री ने हरी सुनार को पैसे देने का आश्वासन दिया और हरी सुनार उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। अगर मैंने हरी सुनार को पैसे दिए तो इसमें मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। मंत्री ने सोचा कि वो हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के दे सकता है, इससे उसका भी घाटा नहीं होगा और हरी सुनार उससे पैसे मांगने के लिए दोबारा राजमहल भी नहीं आ पाएगा। 2 दिन बाद मंत्री हरी सुनार के घर गया। उसने एक छोटी पोटली ले जाकर हरी सुनार को दे दी। ये लो हरी सुनार, तुम्हारे पैसे अच्छी तरह से गिन लो। तुमने मुझसे काम के लिए जितने सोने के सिक्के मांगे थे, तुम्हारे लिए पूरे उतने सिक्के लेकर आया हूँ। नहीं मंत्री जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे सोने की सिक्के गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरी सुनार ने पोटली को खोला और उसमें सोने के सिक्के देखे। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि अधिकांश सिक्के नकली है। केवल 2-3 सिक्के ही उसमें असली थे। धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा हक है। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है ना, तो उसके बदले तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिलना ही था। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद फिर कभी राजमहल के बाहर मुझसे मिलने मत आना। जी मंत्री जी, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, तो अब मैं राजमहल के बाहर आकर क्या करूँगा? हरी सुनार ने मंत्री को अलविदा कहा और मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश था। वो अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। मैंने हरी सुनार को नकली सोने के सिक्के देकर बहुत अच्छा काम किया है। वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये सिक्के नकली है। बेवकूफ कहीं का। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे इस छोटे काम के लिए इतना बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन तभी कारागार में कैद रामू सुनार के दिमाग में एक बात आई। अगर किसी ने मेरी असली सोने की मूर्ति और असली सोने के गहने को नकली मूर्ति और नकली गहनों से बदला है, तो जरूर किसी ने उन्हें बनाया होगा। वो जो भी है, अकेला इस काम को नहीं कर सकता। वो किसी और की मदद जरूर ले रहा है। मुझे ये बात राजा तक पहुंचानी होगी। रामू सुनार ने एक पहरेदार से एक कागज और कलम मांगा। पहरेदार ने उसे कागज और कलम दे दिया। रामू सुनार ने कागज पर ये सब कुछ लिखा और वो खत पहरेदार को देते हुए कहा, इस खत को राजा तक पहुंचा दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये खत किसी और के हाथ ना लगने पाए। ठीक है, मैं इसे राजा तक पहुंचा दूंगा। पहरेदार ने रामू सुनार की बात मानी और कागज को अपने सीने में छुपा लिया। वो राजा के राजा महल में गया और राजा के पास खड़े उनके सेवक को खत दे दिया।
राजा ने सेवक को भी खत पढ़ने के लिए कहा। सेवक ने खत पढ़ा और राजा को दे दिया। क्या ये सच हो सकता है? महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही इस सच्चाई का पता लगा सकते हैं। राजा ने सोचा कि क्या सचमुच रामू सुनार बेगुनाह है। रामू सुनार को बुलाओ और उसे ये संदेश दो कि अगर ये सच है तो हम उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देते हैं। वो सैनिकों के साथ जाए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो कर सकता है करे। सेवक ने राजा का संदेश रामू सुनार को दिया। रामू सुनार खुश हो गया और सैनिकों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद महाराज, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। हम आपकी बेगुनाही की जांच करेंगे। अगर आप सच कह रहे हैं तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। रामू सुनार सैनिकों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ा। रामू सुनार सैनिकों के साथ गांव के सभी सुनारों के पास गया और उनसे पूछताछ की। लेकिन जब हरी सुनार के पास पूछताछ के लिए गए तो वो बहुत डर गया। हरी सुनार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी नकली गहने बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नकली गहने नहीं बनाए। मैं जानता हूँ कि तुमने ही वो नकली गहने बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जिसने तुमसे ये काम करवाया है वो इतना लालची है कि उसने तुम्हें इसके बदले पैसे भी नकली दिए होंगे। यकीन नहीं तो जांच कर लो। हरी सुनार का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि रामू सुनार सच कह रहा है। उसने अपने पैसों की जांच की और पाया कि वो सचमुच नकली थे। तुम सच कह रहे हो। मंत्री ने मुझसे नकली गहने बनवाए और मुझको नकली पैसे भी दिए। मैं जानता था कि तुम सच कहोगे। अब तुम्हें मंत्री के खिलाफ गवाही देनी होगी। मैं तैयार हूँ। मैं मंत्री के खिलाफ गवाही दूंगा। रामू सुनार और हरी सुनार सैनिकों के साथ महल में गए। वहाँ हरी सुनार ने मंत्री के खिलाफ गवाही दी, लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? महाराज, ये सब मंत्री ने ही किया है और उस असली मूर्ति और गहने को भी इसने अपने पास छुपा कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री की घर की तलाशी ली जाए। ठीक है, मंत्री के घर की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने मंत्री के घर की तलाशी ली, लेकिन घर में गहने और मूर्ति नहीं मिले।